वो है make sure you revise your NCERT and make sure you revise your exemplar. अभी तक आप NCERT में ही अटके हुए हो, अब तक अभी आप जो हो NCERT में ही अटके हुए हो। पेपर खोलो, ये प्रैक्टिस पेपर 6 दिया था, प्रैक्टिस पेपर 5 जो है वो मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया है। अपना सैंपल पेपर देख लो, आपके सैंपल पेपर के हिसाब से पेपर इतना भी सीधा नहीं होने वाला। अगर हम प्योरली सैंपल पेपर पे जाते हैं तो पेपर इज नॉट दैट सिंपल कि बस हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो सॉल्व करोगे आराम से, ट्रिक के साथ, सोच समझकर। हाँ जी, बाकी साथी तुम्हारे क्यों? अच्छा, त्रिशा, अंबिका, आशवी, अर्जुन, हरगुन, गुरशान, आरुष, तरन, श्रेष्ठ, हर्षित, वंशिका, आरव, साकेत, कन्वर्स बाहर गया हुआ है, तन्मय, दामिर, अकुल, प्रगव। साइंस क्लास आता है? हाँ, कल नहीं आया था कहते? ये आने वाला होगा आज। हाँ, फोन करो प्रगव को, क्यों नहीं आ रहा? एक आरुष, क्वेश्चन नंबर 1 जो था ना प्रैक्टिस टेस्ट का, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कर लो आप सब। मुझे ना तुम बताओ आशवी, तुमने क्या लॉजिक यूज किया था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में? नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ इसका सही है क्योंकि इसने सिर्फ एक पॉइंट नोट किया था, जो किसी ने नोट नहीं किया, उसको सबको लगा कि क्वेश्चन बुक से है। हम्म, उसके मम्मा को फोन करो। तुमने लॉजिक क्या यूज किया था, तुम मुझे वो बताओगी? फाइन। अब देखो इसमें होता क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये एग्जाम्पलर का है, सॉरी आपके एनसीईआरटी का ऑप्शनल एक्सरसाइज का है। एक तो पाई दिया हुआ है 3.14, सिर्फ एनसीईआरटी और इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे रेडियस दी हुई थी। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में डायमीटर दी हुई है, सबने डायमीटर 3 mm लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन जो था वो रेडियस के साथ था। मैंने भी शायद ध्यान नहीं दिया, मैंने भी डायरेक्ट आंसर लिख दिया 1256 जो कि बुक से था। ठीक है, बट दिस क्वेश्चन दैट यू नीड टू सी फ्रॉम द क्वेश्चन, इसमें ना समझने में मुश्किल आ रही है सबको कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। राइट, सबने सीएसआर निकाला है सिलेंडर का, विच इज फाइन। सीएसआर ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच, लिखो 2 इंटू 3.14, रेडियस होगी सिलेंडर की 5, हाइट दी हुई है 12, और ये पूरा आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में। ठीक है, और जो वायर लगी हुई है, एक राउंड में सिलेंडर का वो क्या पोर्शन कवर करती है। ठीक है, अब वायर जो है वो इस तरह से है, एक सिलेंडर फॉर्म कर रही है,
यहां से ऐसे घूम कर आएगी, तो लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ वायर इन 1 राउंड। इस लॉजिक के साथ समझा रही हूँ सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन है क्या। ये ले बेटा, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर इन 1 राउंड, 1 राउंड की वायर का लेंथ क्या है इसमें आप देखो निकालोगे। एक तो वो 2 पाई आर, आर क्या हुआ, जो सिलेंडर की रेडियस है, सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर कवर करती है। और इसकी अपनी जो हाइट है, जो अपना ये एक अपनी थिकनेस की वजह से जो सिलेंडर का पार्ट कवर कर पा रही है, क्योंकि रेडियस 3 mm दिया हुआ था तो 6 mm कवर कर रही है। ठीक हो गया। तो यहां से लेंथ ऑफ वायर इन 1 राउंड क्या होगा कि 2 पाई आर इंटू 6 m, ये इतना कवर कर पा रही है बिकॉज ऑफ 1 राउंड। सिलेंडर के पोर्शन का उसने कितना कवर किया, 2 पाई आर इंटू 6 mm। समझ में आ गया। मतलब अगर हम वायर को हटा दें, मैं सिंपल सी बात कहती हूँ कि जितना वायर ने कवर किया है ना उसको कट कर दो, उतने पोर्शन को एज टू एज, छोटा सिलेंडर बन जाएगा। उसका सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर इंटू हाइट उसकी क्या होगी 6। समझ में आ गया। आप मान लो कि आपके पास ये सिलेंडर था, एक कॉइन, एक आपके पास मेटल का ये सिलेंडर है सॉलिड, ठीक है। आपने इसमें वायर को ऐसे लपेटा, पूरा राउंड दिलवाया और इसको आपने कट कर दिया, तो एक छोटा सा सिलेंडर बनकर आएगा, छोटू सा बिल्कुल ऐसे। अब मैं इसको लॉजिक के साथ समझा रही हूँ सो दैट समझ में आए। सबने सी एस से निकाला हुआ था सिलेंडर का, उसके बाद क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था किसी को, राइट। तो मैंने क्या किया, इसमें से छोटा सा सिलेंडर बाहर निकाल दिया, राइट। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर, जो सिलेंडर की रेडियस है, और इसकी अपनी हाइट क्या हो जाएगी 6 mm। और 6 mm ही होगी क्योंकि रेडियस 3 mm दिया हुआ है इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तभी मैंने कहा था सिर्फ एक बच्चे ने किया है, मैंने सिर्फ बुक से कॉपी किया, वो लिखने में गलती हुई होगी, रेडियस लिख दिया, डायमीटर लिखना था, और मैंने आंसर 1256 से लिख दिया, सॉल्व नहीं किया कि बुक का क्वेश्चन है डायरेक्ट। बट सिर्फ एक बंदे ने देखा कि रेडियस है, और जब मैंने इसका पेपर चेक किया तो आई इमीडिएटली चेक कि इसने 6 क्यों लिया है, राइट, बिकॉज इट्स रेडियस। सॉल्व करते हुए भी, आपका पेपर चेक करते हुए मैंने क्वेश्चन रीड नहीं किया। समझ में आ गया। तो यहां से 2 पाई आर इंटू 6 हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे कितने सिलेंडर्स हमारे पास बनेंगे, समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे इसमें, 2 पाई आर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया covered by wire in 1 round multiplied by number of rounds। अब क्लियर हो रही है चीज। हम्म, नहीं, उसका 1256 का हाफ कर दो बच्चे बस। समझ में आ गया ये। आपके पास नंबर ऑफ राउंड्स आ जाएंगे, एक राउंड में कितनी वायर यूज हो रही है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ राउंड्स। सीएस से आप लिखोगे 2 पाई रेडियस इंटू एच इज इक्वल टू 2 पाई आर, इसकी जो हाइट होगी एच दैट विल बी 6 mm, और 6 लिख रहे हो तो 0.6 लिखोगे क्योंकि मैं पूरा सेंटीमीटर में ले रही हूँ, इंटू एन। तो ये 2 पाई आर, 2 पाई आर कट गया, यहाँ पर आप लिखोगे 12.6 इंटू एन। तो 12 डिवाइड बाय 0.6 विल बी 20 राउंड्स। हाइट दी हुई सिलेंडर 20 राउंड्स हो गए। देन वी विल फाइंड आउट लेंथ ऑफ वायर निकालनी है, इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू 20, 2 इंटू 3.14, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 5 इंटू 20। समझ में आ गया।
तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, इससे 100 बन गया, ठीक है ना। 314 इंटू 2 विल बी 628 सेंटीमीटर। अब समझ में आया। ये चीज याद रहेगी कि आपका आफ्टर योर यू टेक वन राउंड ऑफ द वायर, आप सिलेंडर को कट कर देते हो तो आपके पास वो छोटू सा सिलेंडर बनकर आएगा। उसका आपने कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया, उसमें हाइट क्या होगी, 6 mm उसकी हाइट होगी। तो ऐसे कितने सिलेंडर्स हमारे पास बनकर आ रहे हैं, 20 सिलेंडर्स बनकर आ रहे हैं। कर्व सरफेस एरिया में हर एक राउंड के बाद आप कटिंग करोगे तो आपके पास 20 पीसेस आएंगे। एक पीस में आपने कर्व सॉरी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, बड़ा वाला सर्कल यूज किया। 20 राउंड्स में कितनी वायर यूज, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ तुम्हारी आशवी इसमें कैलकुलेशन थी, 203 था, 103 होना चाहिए था उसमें, देखो ठीक है। अब इसको इजी करने का वे क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, अ काफ इज टाइड विद द रोप। देखो मैं कहती हूँ हमेशा कैलकुलेशन पे मत जाओ, आप लोगों को बहुत ज्यादा था कि कैलकुलेशन हम पहले वाला आंसर निकाल लें, बस खत्म ना करें उसको। आपको पूछा क्या हुआ है, इंक्रीज इन द, एक तो परसेंटेज इंक्रीज नहीं कहा हुआ आश्री, इंक्रीज कहा हुआ है, परसेंटेज कहा है, क्यों निकाल दियो परसेंटेज। एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर ग्रासी लॉन है, आरव हाँ अप्रॉक्स में ही आता है। यहाँ पे दी हुई थी, किसको दी थी, आरव। यस मैम। हाँ समझ में आ रहा है बेटा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया। यस मैम। ये क्वेश्चन दोबारा से घर पे प्रैक्टिस करना। अ काफ इज टाइड विद द रोप ऑफ लेंथ 6 मीटर इन वन कॉर्नर। तो पहले सेक्टर बनता है 6 मीटर का। अगर आप इसकी रोप को इंक्रीज कर देते हो 5.5 से, है ना, 5.5 से इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज इन एरिया क्या है। आउटर सेक्टर माइनस इनर सेक्टर क्यों नहीं किया हमने, नहीं किया, तुमने किया था, उसी से किया था। हाँ तो एक तुमने किया होगा, अदरवाइज किसी ने नहीं किया। आउटर सेक्टर माइनस इनर सेक्टर, इसका मतलब इकट्ठा सॉल्व क्यों नहीं किया, अलग अलग सॉल्व क्यों कर रहे हो, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसमें पाई भी सेम है, थीटा भी सेम है, 360 भी सेम है, बस एक रेडियस का फर्क है, हमने ये क्यों नहीं किया। कैलकुलेशन जितनी आसान हो जाती है, पहले पाई से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट वाले को, फिर दूसरे वाले को, बड़ी बहादुरी का काम हम कर रहे हैं, फिर गलत आंसर निकाल रहे हैं, है ना। और जब पाए कहा जाता है 22/7, प्लीज 3.14 प्लीज उसी को यूज करना। पॉइंट्स भी अगर गड़बड़ हुए तो मार्क्स कट जाते हैं आपके। स्पेसिफिकली अगर 3.14 का आया तो 3.14 ही यूज करोगे। आंसर बहुत डिफरेंस 1-2 पॉइंट्स में इंक्रीज हो जाता है, पॉइंट में नहीं। अगर 75 आंसर है तो 76 भी आ जाता है आंसर, इफ यू चेंज द फ्रैक्शन। 3.14 थीटा 90 बाय 360, आर कितना आपका आएगा, 11.5 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, यही करोगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। 314 इंटू 100, 1/4, 17.5 इंटू 5.5। समझ में आ गया। आराम से इस चीज को यूज कर लो। ये डिवाइड बाय 10 होगा, ये डिवाइड बाय 10 होगा। अगर मुझे कैंसिल आउट ही करना है आफ्टर आई टेक द पॉइंट्स आउट, जैसे मैं करूंगी क्यों, सिर्फ इसको कट कर देती हूँ, ये 2 से गया, ये 157, तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैंने जानकर इसमें दिया था, बिल्कुल ठीक है। आफ्टर कटिंग मैंने रियलाइज किया, मैं पर अब कर चुके हैं तो ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें से 157 इंटू 2 कर दूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगी। क्लियर हो गया इतना। 55 इंटू 2 कर दोगे 110 आ जाएगा, ये बन जाएगा 157, या 175 इंटू 2 करोगे तो 350 हो जाएगा।
ये हो गया 4000। क्लियर है इतना? ठीक है। आंसर जो मेरा आया था वो था 75.625। एग्जैक्ट आंसर आता है 75.625। आपका 75 के बाद कुछ आया तो मैंने उसमें मार्क्स दिए हैं। हाँ, आपने वो कैलकुलेशन अलग अलग किया ना, इसलिए इसमें एग्जैक्ट आंसर आएगा 75.625। मैंने मार्क्स दे दिए, बट स्टिल ये बहुत इजीली सॉल्व होता है और 3.14 ही यूज करना है। समझ में आ गया? बिल्कुल कटेंगे। हाँ, बिल्कुल कटेंगे। तुमने 22/7 यूज किया है ना? 3.14 के तो एग्जैक्ट आना चाहिए फिर। तब भी एग्जैक्ट आएगा, बिकॉज 3.14 आपको एक नंबर ही दे दिया यूज करने के लिए। 7 से कटिंग की कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 11.5 भी 7 से डिविजिबल नहीं है और 6 भी डिविजिबल नहीं है। 75.625। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आंसर की में गलत लिखा हुआ था। बी पार्ट का 50√3 ही आंसर। ठीक है, मैंने 50 लिखा था, √3 लिखना भूल गई होंगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपका आंसर सबका। सेकंड पार्ट मतलब थर्ड क्वेश्चन में मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, सबने सही किया हुआ है। ठीक है, किसी ने भी कुछ ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता किसी के पेपर में मुझे कोई गड़बड़ दिखी है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबने सही किया है। राइट, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में अब हाइट्स एंड डिस्टेंसेस थोड़े बहुत क्लियर हो गए। यहाँ पर भी सिर्फ कैलकुलेशन थी, फर्स्ट 2 क्वेश्चन कैलकुलेशन प्लस अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ त्रिषा तुम्हारा गलत था। हरगुन तुम्हारा पेपर तुमने कल दिया था, मैंने चेक भी नहीं किया। फर्स्ट का आंसर 75, दूसरे का 50√3। आई एम क्वाइट स्ट्रेंज था, क्योंकि तुम्हारा पेपर अभी देखकर मुझे याद आया कि नहीं है, होना नहीं चाहिए था। ये रहा, चेक ही नहीं हुआ। तुम्हारा नीचे रह गया पेपर, चेक नहीं किया, मैं आज कर दूंगी। ठीक है बेटा, कल पढ़ा दूंगी थोड़ा सा, क्वेश्चंस करवाऊंगी ट्रिग्नोमेट्री के प्लस। हाँ, मैंने कहा गलत लिखा है बच्चे, 50√3 होगा। दोनों को माइनस करना है, डिस्टेंस बिटवीन फ्रेंड्स का है ना, दोनों को माइनस करोगे तो 75√3 माइनस 25√3 करोगे तो 50√3 आएगा। सेकंड आई थिंक सबने ही सही किया था। फर्स्ट ये वाला सेकंड पार्ट भी। फोर्थ क्वेश्चन, 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन। क्यों गलत था ये हमारा? तुम 80 तक पहुंच गई। देखो मल्टीपल वेज है, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी 2 टेंजेंट्स तुमने ड्रॉ की है। ठीक है, ये पी और क्यू, और ये सेंटर ओ, इंक्लाइन टू ईच अदर, मतलब ये एंगल बन रहा है 100 डिग्री। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते थे, आपने पीओ क्यू निकाल लिया कि दिस इज 80। ठीक है, उसके बाद आपको एंगल पी क्यू ओ निकालना है। यहाँ पे क्लियर नहीं था, मैंने आपको बता दिया था एंगल पी क्यू ओ निकालना है, तो आप ये वाला एंगल निकाल रहे हो, है ना? अगर ये आपका 80 आ गया, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, सेम, तो क्या हो जाएगा 50। और अगर ये एमसीक्यू में होगा ना, सिंपल आपने फॉर्मूला क्या याद किया हुआ है कि ये एंगल अगर 100 है तो ये क्या होता है इसका हाफ। ये एंगल हाफ होता है ना 100 का, तो हम डायरेक्टली यहाँ 50 मार्क कर देंगे। बच्चे मैंने यहाँ गलत लिख दिया, बता तो रही हूँ, 50√3 है आंसर, वो √3 छोड़ दिया होगा। 52 20 75 डिवाइड बाई 323 कहाँ होता है? तुम लिख रहे हो 75 डिवाइड बाय 3 और यहाँ पे 23 कट कर दिया, बता। अब मुझे पूछा 25 होता है, बता। क्वेश्चन 5 मैंने 1 मार्क का रखा था। क्यों उसमें ऑपोजिट साइड निकाल कर इक्वल करते हो? किस बच्चे ने ऑपोजिट साइड निकाल कर इक्वल किया था?
इसमें एक वो तन में। दिमाग इतना तेज है, फिर हम क्यों ये सब काम करते हैं। वो सिंपल एक आपका क्वेश्चन आएगा, मान लेना पेपर में एक सेंट्रॉइड और ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स वाला, वर्टिसेस वाला एक क्वेश्चन जरूर होगा। तुमने कुछ नहीं लिखा हुआ क्या, कैसे सॉल्व किया हुआ है? AC इक्वल टू BD कैसे होते हैं? डायगोनल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में? कभी नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है? हो जाएगा ना सबका? क्वेश्चन नंबर 4 अगर गलत हुआ है तो चेक कर लेना किस लिए गलत हुआ है, या इसमें एक्सप्लेनेशन आप अपनी बुक वाली लिख दो। फेयर इनफ। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। आपको मैं बार बार एक ही चीज कहूंगी, ये वाला क्वेश्चन फोर्थ वर्टेक्स निकालने का पैरेललोग्राम ये सैंपल पेपर में भी है, और एक है सेंट्रॉइड वाला क्वेश्चन। ये मान लेना दोनों में से एक तो कोऑर्डिनेट में आएगा ही आएगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं है आपको। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, जो प्योरली फॉर्मूला बेस है। इसमें आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, लिख लो। अब के बाद इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। if you have A, B, C and D, 4 vertices, 1, 2, 3, 4, 7, 8 and third vertex हमने XY रख लिया, fourth vertex XY रख दिया। तो now I need to find the fourth vertex XY मुझे निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या यूज करती हूँ इसमें? मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, लिखो इस चीज को, बाइसेक्ट ईच अदर। अगर ये आपका 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, MCQ नहीं है, तो आपको लिखना पड़ेगा डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। फिर यहाँ पे लिख दो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। जाने तो चाहिए नहीं क्योंकि 1 मार्क का है। AC का मिड पॉइंट निकालोगे, 1 प्लस 7 बाई 2, 2 प्लस 8 बाई 2 इज इक्वल टू 3 प्लस x बाई 2, 4 प्लस y बाई 2। ठीक हो गया? x और y की वैल्यू आएगी, और प्लीज इसको वर्टेक्स फॉर्म में लिखना है। दिस इज 5, 6। D के वर्टेक्स x और y आ जाएगा आपका। ये x कोऑर्डिनेट इसके इक्वल है, मतलब 3 प्लस x 8 के इक्वल है, तो x की वैल्यू 5 आ गई। 4 प्लस वाई 10 के इक्वल है, तो y की वैल्यू 6 आ गई। ये ओरली सॉल्व करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना x इज y, 5 y is 6, therefore the vertex is 5, 6। समझ में आया? किसने इक्वल टू 0 किया था? किसने? हाँ, इसको इक्वल टू 0 क्यों लिख दिया? हाँ, गलत है ना। तुमने कहा दिस इज इक्वल टू 0, क्यों? वैसे ही आप खुद सोचो, मैंने क्या लॉजिक यूज किया, क्या पढ़ा था ऐसा, या क्यों मैंने ऐसे लिखा। दिस इज नॉट समथिंग मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ सच में सरकास्टिक होकर बोल रही हूँ। मैं आपका लॉजिक ढूंढना चाहती हूँ, क्यों मैंने लिखा 0 के इक्वल। क्यों मैंने कहा कि अगर ये एक्स एक्सिस पर नहीं है, वाई एक्सिस पर नहीं है, तो मैंने क्यों इसको भी 0 कर दिया, इसको भी 0 कर दिया। ठीक है, आप ये कह रहे हो कि दोनों ही 0 के इक्वल है। सो आस्क योरसेल्फ कि मैंने क्यों लिखा था 0 के इक्वल। नहीं करना मुझे, ये वाले दो कोऑर्डिनेट्स को सेम करना है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 6 पे आए। इसमें सब अटके हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्टली ही सबका सही नहीं है। साइन थीटा, इसको ना दोनों तरफ से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानकर चलना, ये आपके पेपर में आ सकता है। इसको लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करना है। सब अपने अपने लॉजिक यूज करते हो। किसी ने तो इसे इक्वेशन की तरह ही सॉल्व कर दिया। हाँ जी, क्यों?
जनवरी से मैं टेस्ट के मार्क्स देने शुरू कर दूंगी और वो मार्क्स ग्रुप में जाएंगे। ठीक है, तो जो भी टेस्ट देने आ रहे हो ना, और जो एब्सेंटीज है उनके भी मार्क्स आएंगे फिर। जो भी टेस्ट देने आ रहे हो प्लीज प्रिपेयर होके आना, और अगर जिस चैप्टर का देना है उस चैप्टर के हिसाब से टेस्ट देना, वरना सच में कह रही हूँ, जाओ यहाँ से, फिर मत पढ़ने आओ। आपके मार्क्स अगर इस तरह से आप टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो मार्क्स जो मर्जी कर लो नहीं आएंगे। इस ना ऐसे वाले क्वेश्चन में जब आप करते हो, कॉट को क्या लिखोगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और कोसिकेंट को क्या लिखोगे, 1/sin थीटा। अब हम क्या करते हैं, यहां जब एलसीएम ले रहे हैं, है ना, तो कॉस बाय साइन कैसे हो गया, तुम बेसिकली कह रहे हो 1/2 प्लस 3/2 इज 2 + 3/2। क्या ये सही है? किसी बच्चे ने किया है। अब वो कौन है, उसने क्या किया, यहां से साइन थीटा भी ऊपर ले लिया कि एलसीएम में आ गया। जब आपके दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो वाई यू राइटिंग कॉस प्लस साइन। एक बच्चे का क्वेश्चन बिल्कुल सही था, बस वो यहां पर आकर अटक गया कि ये कॉस प्लस साइन आ रहा है, खत्म काम। तो ये हो गया कॉस थीटा +1। तो इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा +1। इसके बाद समझ में आता है हमें क्या करना चाहिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर समझ में आता है। अगर नहीं आता तो राइट हैंड साइड शुरू कर दो। जब भी क्वेश्चन में आप लगे ना कि ये लेफ्ट हैंड साइड पूरी उसकी खत्म हो चुकी है, मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा, राइट हैंड साइड को शुरू कर दो। राइट, क्योंकि ये फर्दर जाकर राइट हैंड साइड नहीं बन सकती। उन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके फिर एक नंबर के साथ हम लेकर आएंगे, एक वैल्यू के साथ लेकर आएंगे, जिसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट, तो इसको आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा, जिसे हम अगर सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा। और एक बच्चे का ना बिल्कुल सही था, उसने सिर्फ माइनस साइन की गलती की थी। तुम्हारा, चलो तुम्हें ये तो समझ में आया माइनस साइन की गलती है। हम्म, समझ में आ गया। अब आते हैं, इसके बाद ना आप अटक जाते हो कि क्या करना है, किसने किया था इसको स्क्वायर कर, तुमने किया ना। हाँ, इसको स्क्वायर कर दिया, क्यों? ये बेटा सिंपल एक टर्म है, इक्वेशन नहीं है। स्क्वेयरिंग करने के लिए आपको एक इक्वेशन चाहिए कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स की। आरब समझ में आ रहा है तुम्हें? अब ये देखो, Yes, ma'am. 2 + sin थीटा कॉट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। 2 + sin थीटा वही सेम, कॉस थीटा बाय साइन थीटा -1/sin थीटा। तो 2 + sin² थीटा कॉस थीटा -1। देखो बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप चलते जा रहे हैं, बस फर्क इसमें क्या है, साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर को दामिर क्या लिखोगे, और जब 1 माइनस कॉस को आप फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा वो, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा -1। समझ में आ गया बेटा? अब तुमने ना यहाँ पर इस चीज को कट किया है, ये क्या है देखो, ये अगर 2 है ना तो ये -2 है। तो जब 2 और -2 को कट करते हो तो क्या रह जाता है, -1। ये जो -1 है या तो इसका साइन चेंज करेगा या ये वाला साइन चेंज करेगा, बात एक ही है। तो ये जो -1 रह गया ना, आपने इसे लिखा -1, तो ये हो जाएगा 2 - 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ जी, बन गया राइट हैंड साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो मेरे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गया ये चीज हमें? अब क्लियर हुआ ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पता नहीं कहाँ हम खोकर कुछ एलसीएम सही नहीं ले रहे हैं, कोई इधर घूम रहा है कोई उधर घूम रहा है।
ऐसे क्वेश्चंस को फिर से प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 7 मोर और लेस सबका सही है, थोड़ी बहुत बस गलतियां थी। इसका सबसे बेस्ट वे क्या होगा करने का, आपको एक तो गिवन टू प्रूव लिखना ही होगा, चाहे 2 मार्क्स है, आप सर्कल की फिगर बनाओगे, पूरा प्रॉपरली मेंशन करोगे, बस सर्कल चाहे कुछ भी लिख के, चाहे सेम लिख कर आ जाए। अ सर्कल एबीसी ट्रायंगल है, बस बस सर्कल टचेस 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बस जो मर्जी लिख कर आ जाओ, गिवन कोई मैटर नहीं करता सच में। कोई इतना नहीं कहेगा कि ये नहीं लिखा वो नहीं लिखा, इट इज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग। ये बी और सी आ गया, टचेस एट पी एंड क्यू, और ये पॉइंट आपने अपना मेंशन करना है आर। सबसे इजी होगा, इसने आपसे कहा है पेरीमीटर, पहले तो आप सच में पहले लिखोगे एपी इज इक्वल टू ए क्यू, बीपी इज इक्वल टू बी आर एंड सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। तुम्हें किसने कहा है बी आर और सी आर इक्वल होते हैं? नहीं होते। एक क्वेश्चन किया था जिसमें इक्वल भी दिए नहीं हुए थे। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ये लिखोगे, इस क्वेश्चन को यूज करना एज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC। हाँ हाँ बिल्कुल, इसने डायरेक्ट लिखा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू AP प्लस BP, नहीं AP माइनस BP। हाँ जो भी है आपको पहले लिखना पड़ेगा कि AB क्या है मेरी, अगर आपने इसको x लिया तो आप लिखोगे AB इज इक्वल टू AP माइनस एक्स। हाँ पर ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर, हाँ ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, AB को लिख सकती हूँ AP माइनस BP, BC को लिख दूंगी BR प्लस CR, और AC को लिख दूंगी AQ माइनस CQ। अब या BP को रिप्लेस करो या BR को रिप्लेस कर दो, या ना भी करो, फ्रॉम 1 and 2 लिख करना, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये कैंसिल हो गए। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू AP प्लस AQ। पेरीमीटर इज इक्वल टू AQ चाहिए तो AQ लिख दो। समझ में आ गया? एंड देन यू विल राइट AQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, सबने रेशियो तो निकाल ली, इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट क्यों नहीं निकाला हमने? हाँ करो, 13/3 लिख दो, काफी है। पॉइंट को आप जनरली फ्रैक्शंस में ही छोड़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ratio in which line segment joining points A 3 minus 6 and B 5 3 is divided by x axis। हाँ जी, क्या करते हैं इस केस में, हर्षित बताओ। हाँ क्या करते हैं इस क्वेश्चन में? हाँ के रेशियो 1, हाँ पॉइंट क्या होगा, दाम में बताओ पॉइंट क्या होगा, ये x कॉमा, वेरी गुड, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट भी निकालोगे, वाई कोऑर्डिनेट भी निकालोगे। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3k माइनस 6 अपॉन k प्लस 1। तुम्हारा नेगेटिव क्यों आ रहा था, किसी का नेगेटिव था ना, कल पूछ रहा था कोई मैम, है ना। फिर हम क्या करेंगे कि क्योंकि ये 0 दिया हुआ है इसका वाई कोऑर्डिनेट, तो 3k माइनस 6 प्लस k प्लस अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3k इक्वल टू 6, k की वैल्यू क्या आ गई 2। तो यहाँ के इसके बाद लिखोगे रेशियो इज इक्वल टू 2:1, नहीं लिखोगे आधा नंबर कट जाएगा।
देयरफॉर रेशियो इज 2:1। और फिर आप वर्टेक्स में या तो यहाँ पे 2 पॉइंट पुट कर दो, सबसे आसान है, k की जगह 2 वैल्यू पुट कर दो। सो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 13/3 0। और यहाँ पे लिख देना यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला ये लिख देना कि हो सकता है नंबर कटे, तो एक चांस ले रहे हैं। जिनका क्वेश्चन बिल्कुल सही है ना, कुछ नहीं मैंने रेड मार्क किया हुआ, बिल्कुल सही लिखा हुआ जिसने, वो ये यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला लिख लो। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, मिड पॉइंट किसने निकाला था? इस स्टेज पे आके तुम ये गलती करो। कोऑर्डिनेटर क्यों नहीं आता? फिर कब करना है हमने? हाँ जी, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से ही करना था। और पहली चीज प्लीज, एक मिड पॉइंट और इक्वल डिस्टेंस फर्क है। मिड पॉइंट होता है लाइन के ऊपर, कोलिनियर पॉइंट्स बनते हैं मिड पॉइंट के साथ। इक्वल डिस्टेंस का मतलब है कि आई एम स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस विच इज इक्वल फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। और वो मिड पॉइंट भी हो सकता है। इक्वल डिस्टेंस वाले तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास, उनमें से मिड पॉइंट भी एक है। ठीक है, तो मैंने ये नहीं कहा है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई, ये पॉइंट जब होता है ना पी एक्स वाई और इक्वल डिस्टेंस, ये मूविंग पॉइंट है, ये स्टेबल नहीं है, मूविंग है ना। कल मैं कहूँ कि नहीं मुझसे थोड़ा सा दूर होकर बैठो, तो आप कहोगे मैम इतना दूर है, या उधर भी तो मैम ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ ना पीछे नहीं बैठो, फ्रंट लास्ट में मत बैठो, या सेकंड रो में आ जाओ, तो आप क्या कहते हो मैम, बात तो एक ही है। ठीक है ना, समझ में आ गया? वो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, आप यहाँ पर उसे रखोगे तो मैं इक्वल डिस्टेंस पर हूँ, आई एम कंफर्टेबल हियर। दैट पॉइंट कैन शिफ्ट हियर आल्सो एंड से कि अब भी तो मैं इक्वल डिस्टेंस पर हूँ, क्या प्रॉब्लम है आपको? यही कहेगा ना। कल आप उसको कहोगे नहीं तो यहाँ नहीं यहाँ पर आ, ओके क्यों, मैं इक्वल डिस्टेंस पे बैठा हूँ, क्यों आऊं मैं? समझ में आ गया? आपको वो पॉइंट कह क्या रहा है कि वो इक्वल डिस्टेंस पे चाहिए। कल आप कोई गेम प्ले करते हो, कोई ऐसी बेटिंग होती है, कुछ भी आप जैसे गेम ऑफ चांस प्ले करते हैं, आपको रखना है इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट, आपने यहाँ प्लेस कर दिया, कोई आपका गलत कर सकता है? आपको कहे कि नहीं इसके यहाँ पे रखने के मैं आपको पैसे दूंगा, तो आप यहाँ पे रख दो अपने किसी डाइस को या किसी को, आप कहेगा नहीं नहीं तुमने मिड पॉइंट पे नहीं रखा, मैं तुम्हें मार्क्स नहीं दूंगा, तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा, तो तुम मान जाओगे? समझ में आई बात? गेट द डिफरेंस, बिकॉज हाँ ये कंफ्यूजन हर बार होती है। और ये कंफ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि ना एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, और उन्होंने मिड पॉइंट करके ना ऑप्शन दे दिया। समझ में आ गया? मिड पॉइंट इज वन ऑफ द पॉइंट्स, फाइंड एनी वन पॉइंट लिखा हो तो वो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन वो ओनली पॉइंट नहीं है। ये बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो इक्वल डिस्टेंस होते हैं, उनमें एक मिड पॉइंट भी होता है जो कोलिनियर होता है। समझ में आ गया? इस पॉइंट को बेसिकली यहाँ से उठाकर उसे शिफ्ट कर दिया। अब जैसे काइट का सीजन आ गया है ना, काइट काइट उड़ाते हो ना? हाँ, तो उसमें क्या डालते हैं हम? बोलो। हाँ, लामे डालते हैं ना, और उसको हम क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे रखते हैं ताकि वो बैलेंस होके उड़ सके, करते हैं ना। वो पॉइंट ले रहे हैं आप उसके। अब जो ये आपकी यहाँ पे उसकी स्टिक लगी हुई है, उस पर थोड़ी ना तोड़ रहे हो कि नहीं वहां पर जाके चिपक जाए। समझ में आ गया? आप जो यहाँ पर आपने उसको बांधा है, उस काइट को, आपने उसका इक्वल डिस्टेंस लिया है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई अब हमें, राइट? इस चीज को रिवाइज करो। तुम इस स्टेज में कह रहे हो कोऑर्डिनेट नहीं आती, फिर 3:30 आकर क्यों नहीं बैठते यहाँ पर? आरव रेगुलरली आ रहा है, कुछ तो करो आके, कैसे आएगी कोऑर्डिनेटर? सो हम इसमें क्या करेंगे, और लिख दो जिसका क्वेश्चन बिल्कुल सही है वहां लिख दे बच्चा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। और ये अपनी टीचर से पूछ लेना, मैम लिखना होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस, लिखना होगा? हाँ, तो फिर ये लिख लेना यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये लिखकर और यहाँ पे लिख दो PA इज इक्वल टू PB। ठीक है, P XY ये A और ये B, आपकी इक्वेशन बनती है 10x
जिसने भी सॉल्व किया उसका सही था। 10x माइनस 4y प्लस 29 इक्वल टू 0। किसी का यहाँ पर ना 2x आया, किसका है वो देखो भाई। कैलकुलेशन मिस्टेक है, मैंने चेक नहीं किया। आप खुद अपनी चेक करके कैलकुलेशंस देखो कि मैंने गलती कहाँ की है। नहीं कटने नहीं चाहिए, वैसे कटने नहीं चाहिए, पर फिर भी आई वुड एडवाइस कि लिख दो सेफ्टी सेक। पता कुछ टीचर्स का होता है कि नहीं नहीं माइनस लिखा है 10 के साथ, इफ दे गेट टू फजी अबाउट थिंग्स तो हो सकता है। मेरे जैसा कोई मिल गया तो कहेगा नहीं यार ठीक किया, चल कोई ना। ठीक है, कंसिडरिंग द ओवरऑल पेपर कि नहीं बाकी पेपर भी अच्छा कर रहा है, तो हो सकता है चलो नहीं लिखा, इट्स ओके। आपका ना सच में पेपर इज द ओनली थिंग दैट विल टॉक टू द एग्जामिनर, दैट्स इट। उस पेपर से ही आपका इंप्रेशन है। किसी को नहीं पता कि कौन बच्चा बैठा हुआ है, कौन कैसा दिखता है, किसी को कुछ नहीं पता कौन से स्कूल से है, विलेज से है, सिटी से है या मेट्रो से है, किसी को नहीं पता लगेगा। समझ में आ गया? योर पेपर, योर हैंड राइटिंग, प्लीज मैथ्स में तो मिनिमम टू मिनिमम कटिंग करो। जहां पेपर खोलकर कटिंग दिख जाती है ना, आधा मन तो वहीं पेपर चेक होने से बच जाता है। कटिंग अवॉइड करनी है। किसी बच्चे ने पूछा कि मैम मैं पहला करती हूँ तो मेरे से ना गलती होती है, यार पेंसिल यूज कर लो, आधा डाल लो, पेंसिल करो, फिर उसको फेयर आउट कर लो। कटिंग करके भी तो दोबारा लिखते हो ना। समझ में आ गया? थोड़ी आदत ये डालोगे, रबिंग करोगे, पता लगेगा गलती कहाँ कर रही है, और उससे फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि बस पहले स्टेप पे ही सही लिखना है। और अगर ऐसी कटिंग होती है ना, प्लीज पूरा क्वेश्चन कट करके नेक्स्ट नए पेज पे शुरू कर दो। सेव पेपर कैंपेन पेपर में मत चलाना। सेव योर सेल्फ, सेव योर मार्क्स। सच में कह रही हूँ। सेव पेपर कैंपेन चलाना ना सही में, तो फिर एग्जाम्स ऐसे होने नहीं चाहिए। आपको ऑनलाइन ही पेपर देने चाहिए कि आप प्रिंटेड या टाइप करके पेपर दो, राइट। पर अगर हम एग्जाम्स दे रहे हैं, हम लिख रहे हैं, सेव पेपर आपका एग्जाम अच्छा करोगे उससे ही होगा। बेसिकली हम रिसोर्सेज को सेव करना चाहते हैं। सेव पेपर कैंपेन होता है, हम रिसोर्सेज को सेव कर रहे हैं। ठीक है, जहां जरूरत नहीं है वहां पेपर नहीं लगा रहे। सिर्फ इतना मतलब होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 सबका सही था। इसका आंसर 1661 आता है। जिसका ये आता है ना 1661, जिसका नहीं आया वो देख लेना। हाँ जी, चीटिंग की थी। नहीं मैं वो ना ये नीचे जाके ऐसे डिस्कस कर रहा था कि मेरा ये आंसर है, मतलब बात ऐसे कर रहा है ठीक। अच्छा, इसका सही था। नहीं, इसने जो किया इसको सही किया है। मतलब उसमें मैं कोई वो नहीं कर सकती कि इसको नहीं आता, राइट। बस जो नहीं आता वो नहीं आता, बस ये फर्क है। जो आता है वो अच्छे से आता है, जो नहीं आता वो नहीं आता। तुम सिर्फ ध्यान नहीं देते। 40 में, हाँ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11। नाउ दिस वन इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके ना एग्जाम्पलर से है। एक क्यूब में से पहले तो मुझे बताओ कोन का टोटल सरफेस एरिया क्यों निकाला है। तुम फिगर को समझो। वो होता है जब हमें एक सिंगल फिगर दी हो। जब कॉम्बिनेशन दिया होता है तो हमें फिगर को समझना होता है। सिंपल सी बात, राइट। अगर मैंने किसी लॉग ऑफ वुड में से एक कोन को कार्व किया है, तो उसने बताया कि इस कोन को मैंने ढक्कन भी लगाया है। बताया कुछ ऐसा? मतलब ओपन ऊपर से क्या है ये, कवर्ड तो नहीं कहा हुआ किसी ने, उसको ढक्कन दिया है, उसको लिड दिया है, इट्स कवर्ड, ऐसा तो नहीं कुछ कहा हुआ। अगर आपने कार्विंग की है और आपके पास रिजल्टेंट सॉलिड आया है तो क्या होगा, उसके अंदर डिप्रेशन होगी कोनिकल। तो व्हाई डू वी नीड टू पुट अ लिड ऑन इट? टीएस से क्यों निकालेंगे इसका? समझ में आ गया? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड द रिमेनिंग सॉलिड लेफ्ट आउट आफ्टर द कोन इज कार्व्ड आउट। समझ में आ गया? बी स्पेसिफिक टू द फिगर। यहां पर वी विल फाइंड आउट द curved surface area of the cone. हाँ हाँ जी। तो इसकी साइड 14 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कोन लिखो, विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन विल बी इक्वल टू 14। मैक्सिमम साइज की कोन है।
है ना? कोन इज ऑफ मैक्सिमम साइज, तो हाइट कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। तो मैं कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए एल निकालूंगी, तो एल का फॉर्मूला आपने लिखना है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 14 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, जिसे सॉल्व करोगे तो आएगा 7√3, है ना? √5 आता है, √5 आ रहा होगा, प्लस है ना, ठीक है, √5 आएगा, प्लस कर रहे हैं ना। 196 प्लस 49 विल बी इक्वल टू, विच इज 49 5 जा, तो ये आ जाएगा 7√5, माइनस करते तो 7√3 आता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 22/7, रेडियस इज 7, प्लांट हाइट इज 7√5, 154√5 सेंटीमीटर। √5 की वैल्यू नहीं दी हुई, इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट वाला पार्ट भी छोड़ देते हैं, तो सेकंड वाले पार्ट में भी हमें ध्यान क्या रखना है, इसने कहना है ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वो भी सरफेस एरिया निकालना है ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। कोन के हिसाब से चलो ना, यहाँ पर अब इस फिगर को किया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन। बेस तो खत्म हो गया ना, क्योंकि कार्व आउट किया हुआ है। प्लस पाई आर एल। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, इसमें लिखो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तुमने लिखा था, मैंने देखो पाई आर एल ऐड किया हुआ है, हाँ पाई आर एल ऐड किया हुआ है। 6s² माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, समझ में आया? क्यूब का सारा सरफेस एरिया ले लिया, ऊपर जो आपने सर्कल कार्व आउट किया है उसको माइनस किया, फिर जो डिप्रेशन बना कोन का उसको ऐड किया। बेसिकली और दिस थिंग इज द वन थिंग जो ये हमें इंपॉर्टेंट है, इसी को हमें याद रखना है। 6s² माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, समझ में आ गया? कैलकुलेशन कर लोगे, आंसर आपको दिया हुआ है 6 इंटू 14 का स्क्वायर, पाई 22/7 इंटू 7 और ये आपने निकाला हुआ है 154√5 ऊपर से। समझ में आ गया? क्लियर है सबको? राइट, अब क्वेश्चन लिखो। तो आपको मैं टाइम बता दूंगी वरना, अच्छा टाइम 4 o'clock रख ले, 4 to 5, 4 to 5:30 रख लेते हैं टाइम। हाँ वो भी मैं करवाती हूँ, पर मुझे एक क्वेश्चन करवाने दो आपको। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का ही है, बस आई हैव द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो मुझे सच में करवाने हैं आपको। 2 o'clock अगर मुझे जाना होगा ना, फिर लेट हो जाऊंगी। ये क्वेश्चन है, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, then find value of secant square theta minus cosecant square theta। करो ये क्वेश्चन। हुआ है शायद। हाँ जी, क्या करेंगे? tan और cot दिया हुआ है आरव,
प्रैक्टिस पेपर पूरा सॉल्व करके लाना है। आरव, ओके मैम। ठीक है, पूरा सॉल्व करना है, तुम्हारी बहुत गलतियां थी पेपर में। देखो tan दिया हुआ है और cot दिया हुआ है, और हमें निकालनी किसकी वैल्यू है? सीकेंड और कोसीकेंड। तो क्या tan सीकेंड और सीकेंड कोसीकेंड आपस में रिलेटेड है? cot कोसीकेंड है कोई आइडेंटिटी? क्या होती है? 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और cot की वैल्यू क्या है? 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 + cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया। tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये निकालना है अब। इसके बाद क्या करना चाहिए? आपने ऐसे फैक्टराइज कर लिया, tan माइनस cot, tan प्लस cot, समझ में आ गया। तो tan माइनस cot की वैल्यू कहां से निकालोगे? तो सबसे इजी बता उधर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लिया। करते रहो साथ साथ, जो आप कह रहे हो मैं वही सॉल्व कर रही हूँ। हम्म? इसके बाद क्या किया? और उससे और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी। अच्छा, किस में वैल्यू डाल दी? हम्म। हाँ, तो फिर उससे क्या होगा? आंसर क्या आया? -4। मुझे नहीं पता, आंसर नहीं पता है मुझे, मैं चेक कर दूंगी अभी। तुम कह रही हो, तुमने कहा, तुमने वही कह रही हो, ये लिखा ना? गलत हुआ ना? मैंने कहा था नहीं हो सकता, इतना आसान सीधा सा आंसर आ जाए तो कैसे, बात ही क्या है ना? अब ये सारे मेथड्स आप लगा कर रहे हो, नहीं कुछ सॉल्व हो रहा, राइट? पेपर में ऐसे अटके हुए हो, क्वेश्चन करना है। सबसे आसान पता मुझे क्या लगता है इस केस में? आई विल ट्राई टू कन्वर्ट एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस। या तो ये चीज करो, या फिर आपको याद है आपका 9th क्लास, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, आपको ए माइनस बी की वैल्यू चाहिए। क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्टिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है? हाँ, याद करो। ये tan थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? हाँ, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो आपने प्लस 2ab करके सॉल्व किया। अब मुझे इस +2 को -2 बनाना है, तो मैंने -2 ऑन बोथ साइड्स कर दिया। क्या? देखना बच्चे, तुम्हारे पास था tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, ठीक है? तुमने अब क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। tan स्क्वायर थीटा, तो बेसिकली दिस इज योर x + 1/x। सब कुछ याद आया? हम्म, कितना आया? वही है, वो शॉर्टकट है, पर वो आपका एमसीक्यू में चलेगा, इसमें नहीं चलेगा। पता क्या है, वो है तुक्के मारने वाली बात।
हाँ वो तुक्के मारने वाली बात है, उसमें हम क्या करेंगे कि आई चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस। हाँ मैं वही कह रही थी। हाँ जी, सबसे इजी वे यही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यही किया है। हाँ क्या, हाँ वो तो बेटा अगर एमसीक्यू हो, अगर ये डिटेल में आ गया 2 मार्क्स में तो क्या करेंगे। ठीक है, फिर आपके पास है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसीकेंड स्क्वायर थीटा, इसे लिख दिया 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ पे, मैं कह ही रही हूँ, इस क्वेश्चन को आराम से घर पे देखना। ठीक है, हाँ हाँ। तो यहाँ पर कैसे लिखोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया, या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, है ना। सबसे आसान मुझे वही लगा था, आंसर 0 होना चाहिए ना। थीटा अगर 45 निकालोगे तो दोनों सेम होते हैं 45 पे, आंसर शुड बी 0। तो सबसे इजी मुझे यही लगा था कि अगर आप इसमें tan माइनस थीटा 0 कर देते हो, tan माइनस कॉट, बिकॉज x प्लस 1/x दिया हुआ है इक्वल टू 2, तो आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये तो समझ में आता है कि नहीं आता। फिर आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 2। अब इस चीज को मुझे x माइनस 1/x बनाना है। इसका स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2, राइट। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, या जो मुझे तुम्हारा वे था याद है, तुमने क्या लिखा था इसमें, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2। ये वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 2 माइनस 2, तो x माइनस 1/x किसके इक्वल आ गया, 0। तो अब आपने जब इसको सॉल्व किया तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा और tan थीटा माइनस कॉट थीटा, आपके पास दोनों वैल्यू आ गई 2 into 0। मैं कल फिर से क्वेश्चन करवाऊंगी और कल प्रैक्टिस ही करवाऊंगी, सो कल का सेशन मिस मत करना। मोस्ट प्रोबेबली आई कीप द टाइम 4 to 5, 4 to 5:30 हो जाएगा। हाँ